Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed how to show the effect of various transactions on accounting equation, right? Any doubt in that? Romil, any doubt in that? No, sir. Okay, good. So now let us, in accounting equation, we know that assets are equal to liabilities plus what? Capital. Capital. Now, Capital. yes, capital, very good. Which capital are we talking about? Capital at the beginning of the year or capital at the end of the year? Capital at the beginning of the year. If we are making the accounting equation at the beginning of the year, then capital at the beginning of the year, yes. But generally, when we talk of accounting equation, we say it is derived from balance sheet. Okay? And balance sheet is prepared at the end of the year, isn't it? Yes, sir. So if nothing else is specified, we assume that when we are preparing accounting equation, it is at the end of the year. So we are talking about which capital, opening or closing capital? Closing. Closing capital, yes. Now, how do we find out closing capital if it is not given directly to us? Suppose we are given opening capital, how do we derive closing capital from it? ओपनिंग कैपिटल में साल भर में क्या क्या ऐड और लेस होता है जिसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है कैपिटल का? Sir, incomes are added and expenses are subtracted. तो इनकम्स और एक्सपेंसेस का जो नेट रिजल्ट होता है दैट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, है ना? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. नेट प्रॉफिट होता है तो वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है. इफ नेट लॉस देन इट इज सब्ट्रैक्टेड. एक तो ये हो गया. व्हाट एल्स? Sir, drawings are subtracted. ड्रॉइंग्स लेस हो जाती हैं, यस. What if the proprietor introduced additional capital? Sir, it will be added. That gets added, right? So write down this formula. Closing capital equals opening capital plus additional capital plus profit. When we say plus profit, it is understood that in case of loss, that will be minus loss. So plus profit minus drawings. ओके. अब एक बार ये इक्वेशन आपके पास, कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हो तो उससे बहुत सारी फर्दर इक्वेशंस डिराइव हो सकती हैं. जैसे इससे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, दी हो क्लोजिंग, तो क्या होगा? ये सारे एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स दूसरी साइड चले जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? Yes, sir. सेम इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट एनी ऑफ दीज. अगर बाकी सब दे रखा है, एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखा, वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है, इक्वेशन को मॉडिफाई करके. अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा, बाकी सब चीजें दे रखी हैं, वो निकाल सकते हैं प्रॉफिट की इक्वेशन इससे बना के. ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है. सो यू शुड नॉट बी वेरी रिजिड कि हमें तो ये क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन तो करवा दी थी, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसमें क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग सब दे रखी है, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप कहोगे नहीं प्रॉफिट की तो हमें इक्वेशन नहीं करवाई थी. प्रॉफिट की इक्वेशन भी इसी में आ गई ना, आप डिराइव करो इससे. इसमें बाकी सारी वैल्यूज डाल दो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दो, सॉल्व करोगे प्रॉफिट की वैल्यू निकल आएगी. इफ यू नो एनी इक्वेशन, तो उस इक्वेशन के किसी भी कंपोनेंट को आपसे पूछा जा सकता है, यू विल बी एबल टू आंसर इजीली. बाकी सारी वैल्यूज डाल दो इक्वेशन में, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो निकल आएगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. And this applies to all chapters
in 11th and 12th also. ठीक है, तो जब भी कोई इक्वेशन मैं लिखवाता हूं, आप उसकी डेरिवेटिव इक्वेशंस अपने आप बेटर है नोटबुक में साथ साथ लिख लिया करो उसी दिन बाद में. ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस इलस्ट्रेशन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स. ये आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले. Sir, done. ओके, अब इसमें देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है. ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फर्नीचर, एडिशनल कैपिटल, सेल्स, परचेजेस, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, ड्राइंग्स. तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है. निकालना क्या है? एसेट्स. एसेट्स निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस Capital. कैपिटल. ठीक है, कैपिटल कौन सी? एज आई टोल्ड यू, क्लोजिंग कैपिटल. अगर कुछ मेंशन ना हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम एज्यूम करते हैं क्लोजिंग वाली है, तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए उसके लिए हमें. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कौन सी दी हुई है? Opening capital. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम दिस. और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन में प्रॉफिट भी आता है. प्रॉफिट क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. लेकिन हाँ, लेकिन हमें सेल्स दी हुई है और कुछ एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं. तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं. Yes, sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट प्रॉफिट. लिखो, प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. रेवेन्यू क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? सेल्स. एक्सपेंसेस बताओ कौन कौन से दिए हुए हैं? Purchases, Carriage wages, outward, and carriage wages. outward. Yes, these three are given. So आगे लिखो is equal to sales minus purchases minus wages minus carriage outward. और फिर इन सब की वैल्यू डाल दो. इक्वल्स 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 25,000. Four lakhs 75,000. Very good. So profit is rupees 4,75,000. अब आप क्लोजिंग कैपिटल वाली इक्वेशन लिखो जो भी मैंने आपको लिखवाई थी. क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स. अब ये प्रॉफिट का अमाउंट तो आ गया, बाकी सब इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है. Put the values is equal to 10 lakh opening capital plus 45,000 प्लस 4,75,000, ये जो प्रॉफिट अभी हमने निकाला है, माइनस 20,000. So it is 15 lakhs. वेरी गुड.
इज इक्वल टू ₹15 लाख। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आप लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इक्वल्स कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल, सो एसेट्स इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। तो ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के साथ। वैल्यूज डालो, क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली 15 लाख, लायबिलिटीज जो हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं प्लस 2,50,000, 17,50,000. so 2,50,000 creditors, 15 lakh closing capital, so assets are ₹17,50,000. clear? Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे थे 5 लाख, फर्नीचर दे रखा था 80,000, इसका क्या करेंगे? So they are already added in 17 Yes, lakh yes. 50,000. When we have calculated the amount of assets, that means it is the total amount. तो इसमें ये डेटर और फर्नीचर ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, अलग से कुछ नहीं करना है इसका। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अच्छा इसमें से एसेट्स ढूंढेंगे, डेटर्स एसेट है फर्नीचर एसेट है, इन दोनों को ऐड करके कहेंगे एसेट्स इक्वल्स 5,80,000। ये इसलिए दे रखा है और वो रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 एसेट्स दे रखे हैं। तो जब हमने एसेट्स इस तरह से निकाल लिए बाकी सब इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होंगे, इनका अलग से कुछ नहीं करना। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस। ऐसे में कुछ एसेट भी दे रखे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, आप पहले रफ में दोनों तरह से निकाल के देख लो। एसेट्स का टोटल आप करो, डेटर्स प्लस फर्नीचर 5,80,000 आ रहा है, और वैसे आप निकालो तो ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा वाला होगा जनरली वो करेक्ट होगा। इसका मतलब बाकी की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बाकी के एसेट्स हमें नहीं दे रखे। ठीक है? Yes. एनी डाउट इन दिस चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन? No, sir. Okay, you will attempt all accounting equation questions from the book. Fine? Yes, sir. Okay. Now we move on to the next topic, bank reconciliation statement. Repeat, what is the topic? Bank Bank reconciliation. reconciliation statement. ठीक है, तो इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट? Yes, sir. तो आपके पास पासबुक है उसकी? Yes. ओके, क्या होती है पासबुक, बताओ मुझे। Sir, it has all the entries. Yes, passbook contains all the transactions, record of all the transactions in your bank account as per the records of the bank. I repeat, passbook contains record of all transactions in your bank account as per the record of bank. ठीक है, पासबुक होती कस्टमर के पास है, पीरियोडिकली हम बैंक जाते हैं कभी कभी, तो उनको बोलते हैं कि जी पासबुक अपडेट कर दो, और आजकल तो पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं जगह जगह एटीएम्स में, तो वहां से भी हम पासबुक अपनी खुद अपडेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, लास्ट जहां तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड थी पासबुक में, उसके बाद की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई वो उस पर प्रिंट होकर आ जाती हैं। ठीक है, कि बैंक के हिसाब से हमारे अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी तक। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now tell me, suppose you deposit 100 rupees in your bank account from now we are talking about business, not of an individual. बिजनेस ने 100 रुपीज कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया,
तो कैश बुक में इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? Credit side by bank account. कैश कॉलम में। और बैंक कॉलम में? Debit side to cash account. And it is डेबिट साइड। contra entry. ठीक है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। विच कॉलम? बैंक Bank कॉलम। column. कैश कॉलम से हम कंसर्न नहीं है इस चैप्टर में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वी आर जस्ट कंसर्न विद द बैंक कॉलम। ठीक है। तो कैश बुक में बैंक कॉलम में हम जब पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो किस साइड पे दिखाएंगे? रिसीट साइड या पेमेंट साइड? रिसीट साइड, डेबिट साइड। ठीक है। सो व्हेनेवर सम अमाउंट इज रिसीव्ड इन आवर अकाउंट, कैश बुक में हम किस साइड दिखाते हैं उसे? डेबिट साइड। ठीक है। अब सोचो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हो, एक कस्टमर कैश डिपॉजिट करवा गया। ठीक है। बैंक के रिकॉर्ड्स में उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक बिजनेस अकाउंट डेबिट बिजनेस टू के रिकॉर्ड्स में एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक को उन्होंने क्या किया? डेबिट किया बैंक अकाउंट को। बैंक में जब वो पैसे गए, बैंक का अकाउंटेंट बैंक में क्या एंट्री करेगा बैंक के रिकॉर्ड्स में? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सोचो आप बैंक के अकाउंटेंट हो। ठीक है। मैं आया, मैं आपको 100 रुपए देके चला गया कि मेरे अकाउंट में ये पैसे मैं जमा कर रहा हूं, तो आपके पास क्या रिसीव हुआ? कैश। कैश। तो आप कैश को डेबिट करोगे ना, क्रेडिट किसको करोगे? So giver. जो कस्टमर है, जो देकर गया है। और बैंक कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है उसके अकाउंट नंबर से। ठीक है। सपोज आपका अकाउंट नंबर है 10, तो हमने जब पैसे जमा कराए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट नंबर 10 डेबिट टू कैश अपनी बुक्स में बिजनेस की। तो हमने अपने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, लेकिन बैंक उसकी क्या एंट्री करेगा? Cash account debit to bank account 10. यस, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश उन्हें मिल रहा है, टू बैंक अकाउंट नंबर 10, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर 10 गिवर है उनके लिए। ठीक है। तो जब भी हम पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में या हमारे बैंक अकाउंट में रिसीट होती है कोई, कैश बुक में हम करते हैं डेबिट, लेकिन पासबुक में वो होती है क्रेडिट, क्योंकि पासबुक बैंक के तरफ से है रिकॉर्ड, बिजनेस की तरफ से नहीं है, बैंक की तरफ से रिकॉर्ड है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes. आप अपनी पासबुक उठा के देखना, जब भी आपने कुछ डिपॉजिट किया होगा वो क्रेडिट के नीचे लिखा होगा। जब भी कोई रिसीट्स होंगी आपके अकाउंट में वो क्रेडिट के नीचे लिखी होंगी, और जब भी कोई विड्रॉल या पेमेंट्स होंगे वो डेबिट के नीचे लिखे होंगे। तो पासबुक में ऑपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि वो बैंक के हिसाब से रिकॉर्डिंग है। इसी तरह से जब हम पेमेंट करेंगे, सपोज आपने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया, आप अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करोगे? Cash account debit to bank account. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नंबर 10। ठीक है। बैंक को हमने किया क्रेडिट जब भी कोई विड्रॉल हो रहा है या पेमेंट हो रही है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब वो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू Bank कैश। account number 10 उनका तो debit. कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कहां जा रहा है? हु इज द रिसीवर? बैंक अकाउंट नंबर 10, उस वो हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये लिख लो सबसे पहले, कैश बुक, पासबुक। रिसीट्स कैश बुक में डेबिट होती हैं, पासबुक में क्रेडिट होती हैं। पेमेंट्स कैश बुक में क्रेडिट होती हैं, पासबुक में डेबिट होती हैं।
सर रिटर्न। ये चीज समझ में अगर आ गई ना, ये समझो आपका 25% बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। अब बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट बना लो पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ डैश, आगे फर्म का नाम आ जाएगा, एज एट, जिस डेट पे हम बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज में प्लस और माइनस। Make this format and tell me. Drawn? यस सर। Okay. अब इसको समझते हैं मीनिंग क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन मीन्स मीटिंग अगेन। ठीक है, री मतलब अगेन, कंसिलिएशन मीन्स मीटिंग, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पहले इसका पर्पस समझते हैं, क्यों चाहिए होती है ये हमें। सपोज आपने कैश बुक में देखा बैंक कॉलम बैलेंस दिखा रहा है 20,000 आपके बैंक अकाउंट में, आप बैंक से पासबुक अपडेट करवा के लाए उसी बैंक अकाउंट की। ठीक है, पासबुक में कितना बैलेंस होना चाहिए इस अकाउंट का? 20,000 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने देखा पासबुक में बैलेंस लिखा आ रहा है 18,000, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम अकाउंट है, हमारी कैश बुक के हिसाब से उसमें 20,000 रुपए हैं, लेकिन बैंक के हिसाब से उसमें 18,000 है सिर्फ। इज इट पॉसिबल? Sir, there is some error. Yes, Roman? Sir, there is some error in our records. There may be some error, yes. Prishita, what do you say? Yes, sir. That there is a mistake. There is a mistake. ठीक है, आप दोनों ये कह रहे हो there is a mistake, मैं उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, there may be a mistake। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी कैश बुक के हिसाब से सेम बैंक अकाउंट का बैलेंस अलग है लेकिन पासबुक के हिसाब से अलग है? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. हाउ? सपोज हमने 2,000 रुपीज का चेक कल ही किसी को इशू किया था। ठीक है, और उसने वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से अभी तक वो पेमेंट गई नहीं है। तो जब हमने चेक इशू किया, हमने तो कैश बुक में वो 2,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से लेस कर दिए। यस और नो? Yes. लेकिन बैंक से तो अभी वो पैसे नहीं गए। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, किसी से हमें 2,000 रुपए का चेक मिला और हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने कैश बुक में लिख दिया, डेबिट कर दिया उसे, यानी कैश बुक में अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमारा बैंक उसके बैंक से पैसे कलेक्ट करेगा फिर हमारे अकाउंट में ऐड करेगा, अभी तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, तो बैंक के हिसाब से हमारे अकाउंट में वो पैसे अभी तक नहीं आए। इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. तो ऐसे में क्या हुआ, वो 2,000 रुपए हमने तो दिखा दिए कैश बुक में कि बैंक अकाउंट में आ गए हैं, बैंक ने अभी नहीं दिखाए क्योंकि अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, तो 2,000 का डिफरेंस आ गया कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। Yes, sir. जबकि मिस्टेक कहीं कुछ नहीं है, 1-2 दिन में जब उसका अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा तब वो बैंक अकाउंट में भी, वो पासबुक में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह की कई ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिनकी वजह से विदाउट एनी मिस्टेक भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट हो सकता है। जब हम कह रहे हैं कैश बुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट का बैलेंस, और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो
हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिफरेंस है कैश बुक बैलेंस में और पासबुक बैलेंस में, इज दैट बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस like these that we just discussed without any mistake, or is there some mistake? ताकि अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाए। हमारी तरफ से है तो हम रेक्टिफाई करें, बैंक की तरफ से है तो बैंक को बोलें करेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस पर्पज से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इज द पर्पज क्लियर? Yes. Yes, sir. अब बनाते Sir, it कैसे could be हैं, also- लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हम शुरुआत करते हैं एक बैलेंस से। लेट अस से हमने स्टार्ट की कैश बुक के बैलेंस से, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये लिखते जाओ साथ साथ, प्लस कॉलम में जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा कैश बुक का बैलेंस का। अब हमने इससे पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे? रियल लाइफ में तो हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों सामने होती है, तो पासबुक का बैलेंस भी हमें पता होता है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, कैश बुक और पासबुक। नाउ लेट अस से माय लेफ्ट हैंड represents cash book balance, my right hand represents passbook balance। ठीक है, लेफ्ट हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Cash. कैश बुक बैलेंस, राइट हैंड पासबुक बैलेंस। नाउ आइडियली दे शुड बी एट द सेम लेवल, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगर हम वो सारे अमाउंट कैश बुक बैलेंस में ऐड कर दें जिनकी वजह से कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस से कम है जेन्युइन रीजन से, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। Yes, sir. Yes. इसी तरह से अगर हम वो सारे अमाउंट लेस कर दें कैश बुक बैलेंस में जिनकी वजह से कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस से ज्यादा है, वो लेस कर दें, तो फिर दोनों बराबर आ जाएंगे। Yes. Yes, sir. यही करना है हमें। तो अब इसके आगे लिखेंगे ऐड। ऐड, पहला क्या ऐड करना है? वो अमाउंट्स ऐड करने हैं जिनकी वजह से कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस से कम है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो कोई अमाउंट कैश बुक में कम हो चुका है, पासबुक में अभी तक नहीं हुआ, या पासबुक में ऐड हो चुका है, कैश बुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो पहला पॉइंट लिखो, अमाउंट्स रिड्यूस्ड इन कैश बुक नॉट इन पासबुक। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इशूड नॉट क्लियर्ड। हमने चेक इशू कर दिया तो हमने कैश बुक में लेस कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है, तो पासबुक के हिसाब से अमाउंट अभी भी ज्यादा है। इसे हम वापस ऐड कर देंगे कैश बुक बैलेंस में, तो इक्वल आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है, बीआरएस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम जो भी ऐड या लेस कर रहे हैं, एक्चुअल कैश बुक या एक्चुअल पासबुक में ये कुछ भी ऐड या लेस नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक सेपरेट स्टेटमेंट है जिसमें हम ये एडजस्टमेंट्स करके रिकंसाइल कर रहे हैं बैलेंस को। एक्चुअल कैश बुक का जो बैलेंस है वो उतना ही रहेगा जितना है, और पासबुक का भी। क्लियर? Yes, Yes. sir. दूसरे किस टाइप के अमाउंट्स हमने ऐड करने हैं? अमाउंट्स एडेड इन पासबुक नॉट इन कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक नॉट एडेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट दिया और वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दिया, लेकिन हमें अभी तक मालूम नहीं था, तो कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की, कैश बुक का बैलेंस कम रह गया। ये अमाउंट हम कैश बुक बैलेंस में भी ऐड कर दें तो इक्वल आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. लेस क्या क्या करना है? फर्स्ट, वो अमाउंट्स विच हैव बीन एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स रिसीव्ड नॉट क्लियर्ड। हमें कोई चेक मिला, हमने कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन पास अभी तक उसका अमाउंट आया नहीं है अकाउंट में, तो पासबुक बैलेंस उतना ही है। कैश बुक बैलेंस में अगर हम ये लेस कर दें वापस, तो इक्वल आ जाएंगे। क्लियर? Yes. Yes, sir.
Second possibility, amounts reduced in passbook, not in cash book. वो अमाउंट जो पासबुक में तो लेस हो गए, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, पासबुक बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी हमने उसकी एंट्री नहीं की थी. तो कैश बुक बैलेंस में अगर वो अमाउंट लेस कर दें तो इक्वल आ जाएंगे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसके बाद इस सारे तरह के अमाउंट्स ऐड लेस करने के बाद दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे, प्लस और माइनस का. ठीक है, और फिर उनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक, अगर प्लस ज्यादा था तो. ठीक है, अगर माइनस कॉलम ज्यादा था, माइनस का टोटल ज्यादा था, तो फिर हम इसे लिखेंगे माइनस कॉलम में और बैलेंस की जगह यहां पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि उसका मतलब हुआ नेगेटिव बैलेंस है पासबुक के हिसाब से. इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया यहां तक? Yes, sir. इफ ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस, या हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट होगा, और पासबुक में नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब डेबिट होगा. ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक में डेबिट होगा, पासबुक में क्रेडिट होगा. नेगेटिव बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट होगा, पासबुक में डेबिट होगा. ठीक है, तो अगर नेगेटिव यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो, ओवरड्राफ्ट हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है. ठीक है, इफ इट इज गिवन इट शुड बी रिटन इन माइनस कॉलम. अगर शुरुआत में ही हमें दिया होता सपोज बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव होता, तो हम इसे माइनस कॉलम में लिखते और बैलेंस की जगह हम वर्ड लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. सेकेंड पॉइंट, ये लिखते जाओ साथ साथ. अगर हमें दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक से और हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक तक, तो ये ऐड वाली जो आइटम्स हैं ये लेस हो जाएंगी, जो लेस वाली हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. लिख लिया ये सब? Sir, please wait. हाँ लिख लो लिख लो. Sir, please wait a minute. श्योर श्योर, राइट इट. Any doubt, anyone? We'll stop here for today. No doubt? Okay, thank you. No, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.